हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 10th की। क्लास 10 हमने शुरू किया था लीनियर इक्वेशंस और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस का, जिसका नाम क्या है, रिड्यूसिबल फॉर्म। आई बात समझ में? ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ही बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। और आज की क्लास में बात करने वाले हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब क्या, पहले हम यहाँ पे इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशंस में और फिर हम उसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कैसे करते हैं आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर कोई भी डाउट फिर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर किसी भी टॉपिक में चाहिए आपको सेपरेट वीडियो, उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भाई मौसम लगातार चेंज हो रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, तो अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। ठीक है। ताकि आप किसी भी दिन, मैं नहीं चाहता कि आप लोग क्या हो जाए, बीमार पड़ जाए। क्यों? क्योंकि इस टाइम आपका हर एक दिन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां हम बात करने वाले हैं इस एक एग्जांपल की, जिसे हम पहले क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और बाद में क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। मतलब हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू हुई है, पर देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसे मान लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेता हूं मैं सेकंड इक्वेशन। तो देखते हैं, अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए ना इक्वेशन को सोल्व करने वाले, मैंने कभी भी नीचे एक्स और वाई को नहीं देखा। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई नीचे है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, नीचे है डिनोमिनेटर में। तो मैंने कभी भी एक्स और वाई को डिनोमिनेटर की पोजीशन पे नहीं देखा, क्योंकि अगर मान लो एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई कांस्टेंट होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर ऊपर एक्स वाई थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब क्या, नीचे कांस्टेंट हो अगर ऊपर एक्स वाई हो तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फिर हम एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कब आ गई, जब नीचे डिनोमिनेटर में एक्स और वाई आ गए। ठीक है। तो हम करते हैं इस फॉर्म को रिड्यूस। कैसे करते हैं रिड्यूस, चलो देखते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, इस बात को क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे के लिखा होगा 2 मल्टीप्लाई में 1/x, और इसके प्लस में क्या है, इसे लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई में 1/y, और ये बराबर किसके है, 13 के। आई बात समझ में? ऐसा ही इस वाली इक्वेशन में इसको क्या लिखा हुआ हमने, 5 मल्टीप्लाई में 1/x, क्योंकि ऐसा लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसे वापस सोल्व करूंगा तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो 5/x बन जाएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे जब इसकी से मल्टीप्लाई होगी 2/x बन जाएगा, जब इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा 3/y बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस यूं का यूं, इसको लिख सकता हूँ क्या, 4 मल्टीप्लाई में 1/y, और ये बराबर है -2 के। आई बात समझ में? मुझे दिक्कत क्या कर रहा है कि नीचे क्या है, एक्स और वाई है, और जब तक नीचे एक्स और वाई रहेंगे मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है। कि पहले हम इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं और बाद में सोल्व करते हैं। तो मैंने क्या देखा, मुझे ये दिक्कत कर रही है ना कि नीचे एक्स और वाई क्यों है, तो मैंने काम कर लिया, मैंने नाम लिखने शुरू कर दिए, मैंने कर दिए इनके नाम रखने शुरू कर दिए। लेट 1/x, यहां भी 1/x है, यहां भी 1/x है, यहां भी 1/y है, यहां भी 1/y है, तो मैंने 1/x को नाम रख दिया क्या, p, एंड मैंने 1/y को नाम क्या रख दिया, q। मैंने अपनी तरफ से इन दोनों का नामकरण कर दिया है। 1/x को बोल दिया है p थोड़ी देर के लिए, और 1/y को बोल दिया है q। वैल्यू तो हमें एक्स और वाई की ही निकालनी है, पर बताऊंगा कैसे निकालनी है। तो 1/x का नाम मैंने रखा p और 1/y का नाम मैंने क्या रखा, q। तो इक्वेशन कुछ ऐसे चेंज होएगी। अब 1/x के लिए क्या रख सकता हूं मैं, p रख सकता हूं। तो जैसे मैं पे p रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 2p, और प्लस में जैसे ही मैं 1/y की जगह रखूंगा q, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3q, यानी कि 2p + 3q किसके बराबर आ गया, 13 के बराबर। इसे मान लेते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो पहले ही मान चुका हूं मैं, थर्ड मान लेता हूं। ऐसे ही यहां पे 1/x से क्या जाएगा, p, क्योंकि 1/x p के बराबर मान रखा है मैंने, तो 1/x लिखूं चाहे p लिखूं, बात तो वही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5p। ठीक है। और 1/y को और क्या लिखता हूं मैं, q, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -4q, और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया -2 के। इसे मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब सबको दिख रहा है कि भाई अब ये बन चुकी है 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन, और जिसको मैं सोल्व कर सकता हूं। क्यों? अब मेरी एक मुसीबत खत्म हो गई ऐसा करते ही कि नीचे डिनोमिनेटर में x और y नहीं है, और जब x और y नहीं है तो मैं आराम से यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं। इसका मतलब अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकता हूं। बस फर्क क्या है, x और y की जगह किसने ले लिया यहाँ पे इक्वेशंस में, p और q ने। आई बात समझ में? ठीक है। तो मैं इसे सोल्व कर सकता हूं। तो बात है भैया, सोल्व करने के बाद तो p और q की वैल्यू आएगी। तो हाँ चलो, सही बात बोल रहे हो आप, सोल्व करके वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी, p और q की। पर उससे x और y कैसे निकालना है वो भी सीखेंगे। तो मैं इसका मतलब अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करके p और q निकाल सकता हूं। तो पहले हम p और q ही निकालते हैं।
आई बात समझ में? तो पी और क्यू निकालना शुरू किया मैंने, तो किस मेथड से सोल्व करूं मैं, तो मैंने सोचा एलिमिनेशन यूज कर लेता हूं। एलिमिनेशन यूज करने के लिए मैं सोचा क्यू को एलिमिनेट करवाऊंगा। देखो आपका जिसका मन कर रहा है आप उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, मैं कर रहा हूं क्यू को एलिमिनेट, क्योंकि मुझे पसंद आ गया है क्यू, तो भाई करेगा क्यू को एलिमिनेट। बात है भैया कैसे करोगे एलिमिनेट, तो देखो क्यू के कोफिशिएंट सेम नहीं है, आई बात समझ में, तो कैसे करूंगा मैं सेम क्यू के कोफिशिएंट को, तो 4 और 3 सेम बनेंगे 12 पे, उसके लिए मुझे इसकी करनी पड़ेगी 4 से मल्टीप्लाई, मतलब मैं इस इक्वेशन ही करूंगा 4 से मल्टीप्लाई और इसकी करूंगा मैं 3 से मल्टीप्लाई। तो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8p, ये आ गया 8p और 4 3 जा 12q। और ये बात मैंने समझाई थी, जब भी हम किसी इक्वेशन की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है। तो 4 2 जा 8p 4 3 जा 12q, कितना आ गया ये 12q, ठीक है, और 13 4 जा कितना हो जाएगा 52, किसके बराबर आ गया ये 52 के, तो ये आ गए हमारे पास। ऐसे ही नीचे जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 जा 15 15p, ठीक है, और माइनस है यहाँ पे तो 3 4 जा 12 यानी कि 12q, ठीक है, और क्या है 3 इंटू -2 कितना हो गया 3 दूनी 6, साइन रहेगा माइनस का -6। अब देखो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, ऐड करते ही हमारा Q एलिमिनेट हो गया, Q हो गया खत्म। और जिसको P एलिमिनेट करना था वो भी एलिमिनेट हो सकता है। आपको उसके लिए देखो 2 और 5 बनेंगे 10 पे से, इसी करनी पड़ेगी 5 से मल्टीप्लाई और इसी करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? आप जो सॉल्व करने के लिए कोई सा मेथड यूज कर सकते हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो जो मैंने यूज कर दिया है, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो। तो इससे हमारा ये कर चुका है 15 प्लस में 8, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 23p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 22 में 6 गए, 52 में 6 गए, कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास 46, ये आ गया हमारे पास 46 आ चुका है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 46 है, 23 अब आएगा डिवाइड में, क्यों, क्योंकि 23 था p के मल्टीप्लाई में, यहाँ किसमें आएगा वो डिवाइड में आ चुका है। और हमारा 23 के पार्ट में 46 कितने में आता है 2 पे, 23 2 जा 46, तो p की वैल्यू आ गई 2। अब p की वैल्यू 2 को मैं किसी भी क्वेश्चन में रख सकता हूं, चाहे इसमें रखूं, चाहे इसमें रखूं, चाहे इसमें रखूं, चाहे इसमें रखूं, फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसमें रख लेता हूं ताकि हमारी q की वैल्यू हम निकाल सकें। तो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, नहीं 3 में रख रहे हैं, 3 में रख लेते हैं। तो यहां रख रहा हूं, तो 2p की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस में 3 इंटू क्यू बराबर किसके आए हमारे पास 13 के। अब 2 2 कितना हो गया 4, तो 4 प्लस में 3q किसके बराबर आ गया 13 के। अब 4 वहां से क्या माइनस का हो जाएगा, तो 3q यूं का यूं 13, 4 वहां से क्या हो गया माइनस का 4, 13 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास 9, ये बराबर आ गया 3q। q की वैल्यू क्या आएगी 3 है, q के मल्टीप्लाई में वाक्स में जाएगा ये डिवाइड में, यानी कि 9/3, और 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है 3 पे, तो q बराबर हमारे पास कितना आ गया 3। तो p आया हमारे पास 2 और q आया हमारे पास 3, तो हमारे पास q और p दोनों ही आ चुके हैं। अब q और p लाया कौन था, मैं लेके आया था, तो खत्म भी तो मुझे ही करना पड़ेगा, तो बस यहां पे रख देंगे जहां से लेके आए थे। तो 1/x बराबर था p के, अब यहां आ रहा है हमारा फाइनल आंसर, p किसके बराबर है, और p बराबर है 2 के, ठीक है। और ऐसे ही 1/y बराबर था q के, और q की वैल्यू कितनी आई है 3। अब यहां से निकालेंगे हम x और y की वैल्यू, वो कैसे आएगी, बहुत आसान है, x वहां जाएगा मल्टीप्लाई में क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, तो 1 बराबर आ गया हमारा 2x, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2 है मल्टीप्लाई में x के, यहाँ किसमें आएगा डिवाइड में, तो x बराबर आ गया 1/2, x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब ऐसे ही y यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहां किसमें जाएगा डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया 3y बराबर आ गया 1 के, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, अब 3 है y के मल्टीप्लाई में, यहाँ किसमें आएगा डिवाइड में, यानी कि 1/3, तो x बराबर आ गया 1/2, y बराबर आ गया 1/3, हमारे आंसर्स आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि रिड्यूसिबल फॉर्म क्या होती है और कैसे करते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म को यूज। तो पहले तो इसे कॉमन बनाते हैं ऐसे, फिर जो चीज, क्योंकि देखो जो नीचे वाले होंगे ना पक्का आपको कॉमन मिलेंगे दोनों इक्वेशंस में, तो उनको हम नाम दे देते हैं किसी भी चीज का, आप कुछ भी दे देते, चाहे u और v मान लेते हैं, मैंने p और q मान लिए, फिर वहां से बनाए नई इक्वेशन बना के आपको उसको सोल्व करना है, p और q की वैल्यू निकालनी है, और वापस वहां पे आना है जहां पे आपने उसे पुट किया था। सोल्व करके मैं वापस यहाँ पे आया, फिर इसके बराबर रखा और बराबर रख के x और y की वैल्यू निकाल ली। उम्मीद है समझ में आ गया होगा रिड्यूसिबल फॉर्म होती क्या है, ठीक है। अब जिसको जो भी उतारना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है मैटरम बोर्ड के सामने से। और अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.6 के ऊपर और करेंगे पहले क्वेश्चन को शुरू। तो जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है मैटरम बोर्ड के सामने से।